आज की वीडियो के अंदर हम हार्ट बीट एपीआई के बारे में बात करेंगे और ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आप देखें तो उसी जावास्क्रिप्ट एजेक्स एंड जेक्यूरी का जो मॉड्यूल हम कर रहे थे पिछली कुछ वीडियोस के अंदर तो उसी के अंदर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट बीट एपीआई। The Heartbeat API is a simple server polling API built into WordPress, allowing near real-time front-end updates. तो सिंपल अल्फाज में ये है कि अगर आप फ्रंट एंड से रियल टाइम में अपने बैक एंड से या सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम हार्ट बीट एपीआई को इस्तेमाल करते हैं। हार्ट बीट एपीआई वर्डप्रेस के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है, और आप इसको अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप बैक एंड से रियल टाइम के अंदर डेटा को गेट कर सकते हैं। हाउ इट वर्क्स: when the page loads, the client side heartbeat code sets up an interval called tick to run every 15 to 120 seconds. तो जब आप पेज को लोड करते हैं क्लाइंट साइड पे तो हार्ट बीट एपीआई को जब आप रजिस्टर करते हैं तो उसका एक टिक का इवेंट जो है वो आप रजिस्टर करते हैं और फिर ये टिक का इवेंट क्या करता है कि ये हर 15 से 120 सेकंड्स के अंदर रन होता है और जो फ्रेश डेटा है, जो अप टू डेट डेटा है, वो आपको फेच करके तो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाता है। व्हेन इट रन्स, हार्टबीट गैदर्स डेटा टू सेंड विया ए jQuery इवेंट, देन सेंड्स दिस टू द सर्वर। ठीक है, आप jQuery के इवेंट के अंदर डेटा को गेट करते हैं और फिर इसको आप सर्वर को सेंड कर देते हैं डेटा को एंड वेट्स फॉर द रिस्पॉन्स। फिर आप वेट करते हैं रिस्पॉन्स का। ऑन दिस सर्वर एन एडमिन एजेक्स हैंडलर फंक्शन जो एजेक्स का होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट टेक्स द पास डेटा, प्रिपेयर्स ए रिस्पॉन्स, फिल्टर्स द रिस्पॉन्स, देन रिटर्न्स द डेटा इन जेसन फॉर्मेट। तो सर्वर साइड पे जब इसकी रिक्वेस्ट उसको रिसीव होती है हार्टबीट की, तो वो क्या करता है, वो अपने बैक एंड से जो भी डेटा रिक्वेस्ट हुआ है क्लाइंट साइड से वो गेट करता है, उसको प्रिपेयर करता है, उसको फिल्टर करता है और फिर उसको जेसन की फॉर्म के अंदर फ्रंट एंड पे क्लाइंट साइड को सेंड कर देता है। ठीक है, देन द क्लाइंट रिसीव्स दिस डेटा एंड फायर्स ए फाइनल jQuery इवेंट टू इंडिकेट द डेटा हैज बीन रिसीव्ड। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऐड एडिशनल फील्ड्स टू द डेटा टू बी सेंड जावास्क्रिप्ट हार्टबीट डैश सेंड इवेंट। तो सबसे पहले हार्टबीट डैश सेंड का इवेंट हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर यूज करते हैं। इस इवेंट के जरिए हम अपने डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रंट एंड साइड पे और फिर उस डेटा को हम फ्रंट एंड से सर्वर को सेंड कर सकते हैं इस इवेंट के जरिए। ठीक है, फिर क्या होता है सेकंड स्टेप में, डिटेक्ट सेंड फील्ड्स इन पीएचपी। फिर बैक एंड पे जो हमारा पीएचपी का कोड होता है उसके अंदर हम वो फ्रंट एंड वाली रिक्वेस्ट जो हमें इस इवेंट के जरिए रिसीव होती है उसको हम एंटरटेन करते हैं, उसको गेट करते हैं और इस रिक्वेस्ट के जरिए जो भी डेटा उसने सेंड किया होता है फ्रंट एंड से वो हम बैक एंड पे गेट करते हैं हार्टबीट अंडरस्कोर रिसीव्ड के फिल्टर के जरिए। ठीक है, जैसे हमने एक्शन हुक्स और फिल्टर्स हुक देखी थी, तो इसी तरह इस फिल्टर हुक के अंदर हम वो डेटा फ्रंट एंड से गेट करते हैं और फिर उस डेटा को हम प्रिपेयर करते हैं, जो भी डेटा फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट हुआ होता है, और फिर हम क्या करते हैं, उस डेटा को फ्रंट एंड पे सेंड कर देते हैं इस इवेंट के जरिए, विच इज हार्टबीट डैश टिक। ठीक है, तो जब भी वो ड्यूरेशन उसकी पर्टिकुलर कंप्लीट होती है, जैसे कि 15 टू 120 सेकंड्स, तो ये फिल्टर का जो एक्शन होगा ये दोबारा से फायर होती है और फ्रेश डेटा जो है वो फ्रंट एंड पे सेंड कर दिया जाता है। तो इसको थोड़ा मजीद अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें, यूजिंग दी हार्टबीट एपीआई रिक्वायर्स 2 सेपरेट पीसेज ऑफ फंक्शनैलिटी, सेंड एंड रिसीव कॉलबैक्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो 2 कॉलबैक्स हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रजिस्टर करते हैं, एक हम डेटा को सेंड करने के लिए और दूसरा हम डेटा को रिसीव करने के लिए। ठीक है, और एक चीज हमारी होती है ए सर्वर साइड फिल्टर टू प्रोसेस पास डेटा इन पीएचपी। तो 2 चीजें मेन होती हैं इसके अंदर, एक तो सेंड और रिसीव की कॉलबैक होती है जो हम जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर रजिस्टर करते हैं, और दूसरी आपका सर्वर साइड का वो फिल्टर का कोड होता है जो आपके डेटा को प्रोसेस करता है, फिल्टर करता है और उसको फ्रंट एंड पे सेंड करता है। तो अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप, जो हमने यहाँ पे देखा कि एक आप सेंड की कॉल बैक रजिस्टर करते हैं और एक रिसीव की। ठीक है, तो सबसे पहले इसने ये सेंड की कॉल बैक जो है ये बताया है कि सेंड की कॉल बैक को आप अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर किस तरह से ऐड करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला इवेंट यूज करते हैं और इसके अंदर एक हमारा इवेंट का पैरामीटर होता है और एक डेटा का पैरामीटर होता है। इस डेटा के पैरामीटर के जरिए आप अपना कोई कस्टम डेटा जो है वो
सर्वर को सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप डेटा लिखेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपके वो उस वेरिएबल का नेम आएगा, जिस वेरिएबल के ज़रिए आप इस डेटा को सेंड करेंगे और फिर इसी वेरिएबल के ज़रिए आप सर्वर पे इस डेटा को गेट करेंगे। ठीक है, तो आपने इस डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर एक कस्टम वेरिएबल ऐड कर दिया, एक पैरामीटर इस डेटा के ऑब्जेक्ट को असाइन किया और इसको कुछ वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। अब ये कोई फॉर्म की फील्ड हो सकती है, उसकी वैल्यू हो सकती है, या कोई और कस्टम डेटा हो सकता है जो आप सेंड करना चाहते हैं सर्वर को। फिर क्या होता है कि बैक एंड पे जब आप इस डेटा को सेंड करते हैं फ्रंट एंड से, तो अब ये बैक एंड पे आपके PHP के कोड के अंदर आपको रिसीव होता है, इस फिल्टर के अंदर हार्ट बीट अंडरस्कोर रिसीव्ड के फिल्टर के अंदर आपको वो डेटा रिसीव होता है। फिर इस फिल्टर हुक के साथ आपने अपना कॉल बैक फंक्शन जो है उसको रजिस्टर किया है, जिसकी डेफिनेशन ऊपर यहाँ पे है, और इसकी प्रायोरिटी इसने 10 सेट की है, और इसके 2 पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये फिल्टर हुक जो है ये 2 पैरामीटर्स आपको पास इन करती है। एक रिस्पॉन्स का पैरामीटर होता है और एक डेटा का पैरामीटर होता है। इस डेटा के पैरामीटर के अंदर आपको वो डेटा रिसीव होता है जो आपने यहाँ पे फ्रंट एंड से सेंड किया होता है। ठीक है, और रिस्पॉन्स के पैरामीटर के अंदर आपको वो रिस्पॉन्स होता है जो आपने यूजर को सेंड करना है। तो अब सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है कि फ्रंट एंड से जो आपने डेटा सेंड किया है क्या वो इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं। अगर वो डेटा अवेलेबल है तो उस टाइम पे आप उसको डिफरेंटली प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं है तो आप सिंपली रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे वो एम्प्टी के फंक्शन के जरिए चेक कर रहा है कि क्या डॉलर डेटा का ऑब्जेक्ट जो है, ये जो डेटा का ऑब्जेक्ट था ये वाला, इसके अंदर ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो अगर तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो इट मीन्स कि ये एम्प्टी नहीं होगा, और एम्प्टी नहीं होगा तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स होगी, तो आप नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इट मीन्स एम्प्टी का फंक्शन जो है ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी। तो इट मीन्स कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप उस पर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है आप वही रिस्पॉन्स उसको दोबारा सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो कैसे हो सकता है कि अब इस फॉर्म फील्ड के जरिए आप अपने इस डेटा को चेंज करवा सकते हैं फ्रंट एंड से, कि अगर आप इसकी वैल्यू को फ्रंट एंड से चेंज कर देंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू को डिफाइन कर देंगे, तो आपको फ्रेश कंटेंट रिसीव होगा। लेकिन अगर आप इसको एम्प्टी कर देंगे तो फिर आपको वही रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा जो ऑलरेडी उसका रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब इट मीन्स के अब यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये तब रन होगा जब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमने क्या किया, रिसीव डेटा के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू गेट कर ली जो हमने फ्रंट एंड से सेंड की थी। ठीक है, जो भी फ्रंट एंड से आपने ये वाली वैल्यू सेंड की थी, ये वाली, ये आपने यहाँ पे डॉलर डेटा के अरे के अंदर से इस की को यूज करते हुए इसकी वैल्यू को गेट कर लिया, और फिर आपने डॉलर रेस्पॉन्स के अंदर आपने जो भी वैल्यू रिसीव की थी फ्रंट एंड से, सिंपली उसको SHA1 के फंक्शन के जरिए उसको उसकी हैश की को प्रिपेयर किया, उसके डेटा को हैश के अंदर कन्वर्ट किया, फिर उस हैश डेटा को उसने डॉलर रेस्पॉन्स के अरे के अंदर एक नई की ऐड करके तो उसको सेंड कर दिया, और फिर जो आपका कंप्लीट रिस्पॉन्स का अरे है वो इसने एंड पे रिटर्न किया। ये याद रखें कि ये हम फिल्टर हुक यूज कर रहे हैं, और फिल्टर हुक के अंदर आप डेटा रिसीव करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, और फिर एंड पे आप उसका रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न बैक करते हैं। तो सिंपल है, इसके अंदर हम फ्रंट एंड से जो डेटा गेट कर रहे हैं पहले हम ये चेक कर लें क्या उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हो, हम यहीं से रिटर्न कर रहे हैं जो रिस्पॉन्स हमें अवेलेबल है, और अगर उसकी वैल्यू हमें रिसीव होती है तो उसको हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, फिर उसको SHA1 के फंक्शन, ये PHP का फंक्शन है जिसके जरिए हम किसी वैल्यू को हैश के अंदर कन्वर्ट करते हैं सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए, और फिर हैश के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपने इस वैल्यू को डॉलर रेस्पॉन्स के अरे के अंदर एक नई की बना के तो इसको असाइन कर दिया, और फिर डॉलर रेस्पॉन्स का वेरिएबल जो है ये इसने सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब फ्रंट एंड पे जो फ्रेश डेटा हम गेट करना चाह रहे हैं वो हम इस पैरामीटर के जरिए रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से गेट कर लेंगे, जो कि अगर हम देखें फ्रंट एंड पे, अब ये वो दूसरी कॉल बैक है जो हम जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर रजिस्टर करेंगे हार्ट बीट डैश टिक के इवेंट की। ठीक है, अब ये जो है ये जो इवेंट है ये हर 15 से 120 सेकंड के बाद फायर होगा, और आपको फ्रेश डेटा जो है वो रिसीव होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर भी दो आपके पैरामीटर्स हैं, एक इवेंट का और एक डेटा का। ठीक है, सबसे पहले आप चेक कर रहे हैं क्या जो डेटा आपको रिसीव हो रहा है क्या उसके अंदर ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, ये वैल्यू कौन सी है जो आपने डॉलर रिस्पॉन्स के अरे के अंदर यहाँ से सेंड की थी। ठीक है, तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो ये इसको यहीं से रिटर्न कर देगा, मीन्स कोई चीज़ आउटपुट नहीं करवाएगा।
और अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फिर आप इट मीन्स कि आपको फ्रेश डेटा रिसीव हुआ है, तो इसने अलर्ट मैसेज के अंदर डिस्प्ले करवा दिया दी हैश इज डेटा डॉट माई प्लगइन कस्टम फील्ड हैश्ड। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकल। तो एग्जांपल सिनेरियो हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर आपको याद हो तो हमने एक पिछली वीडियो के अंदर जब हम शॉर्ट कोड को डिस्कस कर रहे थे तो शॉर्ट कोड के डेमो के लिए हमने एक पेज बनाया था शॉर्ट कोड डेमो के नाम से, और उस पर हमने एक शॉर्ट कोड को ऐड करके तो इसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया था। फिर इसी शॉर्ट कोड के ज़रिए हमने एजैक्स फंक्शनैलिटी को भी टेस्ट किया था, जिसमें हमने एक बटन ऐड किया था, और जब हम इस बटन पे क्लिक करते थे तो हमें रिसीव होता था कि इसके टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो अभी कितनी हमारे बैक एंड पे एडेड हैं। ठीक है, तो एजैक्स के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे कि आपने क्लिक किया, आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, फिर आपको डेटा रिसीव होता है। ठीक है, लेकिन हार्ट बीट एपीआई के अंदर क्या होता है कि आपको कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली हर 15 से 120 सेकंड्स के बाद आपकी ये जो इवेंट्स हैं ये फायर होते हैं, और ये आपको फ्रेश डेटा जो है वो सर्वर से गेट करके तो आपको डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल को अब हम कंसिडर करेंगे कि बजाय इसके कि हम इस क्लिक पे अपना जो फ्रेश डेटा है वो रिसीव करें हम अब हार्ट बीट एपीआई के ज़रिए इसी डेटा को नंबर ऑफ बुक्स के जो काउंट है इसको गेट करेंगे। ठीक है, और फिर हम बैक एंड पे एक नई बुक ऐड करेंगे और इस पेज को हम रिफ्रेश नहीं करेंगे, और ये ऑटोमेटिकली हमें जो लेटेस्ट उसका नंबर्स जो बुक्स का जो काउंट होगा वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो ये इस फंक्शनैलिटी को हम अब हार्ट बीट के ज़रिए इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए एक चीज़ तो ये है कि हम शॉर्ट कोड के अंदर एक नई चीज़, एक नया पैराग्राफ ऐड करते हैं उसके रिस्पॉन्स के लिए। तो अगर हम अपने शॉर्ट कोड का कोड को देखें तो हमारा जो शॉर्ट कोड है वो हमने ऐड किया था कॉमन डैश कोर के अंदर, और इस कॉमन डैश कोर के अंदर अगर हम अपने शॉर्ट कोड वाला कोड देखें तो ये वो शॉर्ट कोड का कोड है जिसके ज़रिए हमने अपने शॉर्ट कोड को रजिस्टर किया था, और इसके एंड पे हमने टोटल बुक्स का एक बटन भी ऐड किया था। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके नीचे इसके साथ एक br टैग भी ऐड करते हैं, और फिर इस br टैग के बाद हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, और इसको इसके अंदर हम लिखते हैं दी फॉलोइंग बुक्स काउंट विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड। ठीक है, और फिर इसके नीचे हम एक हेडिंग टैग ऐड कर लेते हैं h2, और इसको हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल्स टू ऑटो डैश बुक्स डैश काउंट। ठीक है, और ये क्या करेगा कि जो भी हमें ऑटोमेटिकली बुक्स का काउंट रिसीव होगा नया, वो हम इस आईडी के ज़रिए यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आईडी बना ली, कंट्रोल एस। अब हम क्या करते हैं कि हम वो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं हार्ट बीट की। ठीक है, तो हार्ट बीट की एपीआई के जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि आपने हार्ट बीट डैश सेंड के इवेंट को रजिस्टर करना है, तो इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे। और अब चूंकि ये हम फ्रंट एंड पे यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट कोड हमारा फ्रंट एंड पे यूज़ कर हो रहा है, तो इस कोड को हम ऐड करेंगे पब्लिक डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, तो इस पब्लिक डॉट जेएस की फाइल के अंदर ये चूंकि हमारी फ्रंट एंड पे रन होती है, तो इसके एंड पे हम ये कोड कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर सिंपली हम इस इवेंट को रजिस्टर कर रहे हैं, और फिर इस इवेंट के ज़रिए हम कोई कस्टम जो डेटा है वो सेंड करेंगे। इस डेटा को आप इस तरह से भी सेंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए। डेटा का एक अरे है, ठीक है, उसका एक आपने एक एडिशनल इनपुट एलिमेंट उसके अंदर ऐड कर दिया, उसका एक एडिशनल जो वैल्यू है उस अरे के अंदर ऐड कर दी। आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो हम दोनों सिनेरियोज कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको हम लेट से की दे देते हैं गेट बुक्स काउंट। ठीक है, ये हमने इसको की दे दी, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं लेटेस्ट अंडरस्कोर बुक्स अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, इस वैल्यू को हम बैक एंड पे मैच करेंगे। जब ये वैल्यू हमें मैच होगी तो इट मीन्स कि ये वाला इवेंट फायर हुआ है। फिर इस इवेंट पे हम वो डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा की जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दी। ये हमारी एक इवेंट है जिसको हमने रजिस्टर कर लिया। फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, दूसरे स्टेप में हम सर्वर के अंदर अपना जो फिल्टर हुक है इसको रजिस्टर करते हैं। तो इसको हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इस कोड को हम अपनी कॉमन डैश कोर डॉट PHP के अंदर ऐड करेंगे।
ठीक है, ताकि हम इसको फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकें और बैक एंड पे भी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकें। तो अपनी जो फ़िल्टर हुक है इसको हम यहाँ पे इसका कोड कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हम कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ये हमारा वो फ़िल्टर हुक का नेम है जिसके साथ हमने अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी को रजिस्टर करना है, ठीक है। इसका जो कस्टम फंक्शन है, इसका जो नेम है वो भी हम अपडेट कर लेते हैं। तो इसके स्टार्ट में हम प्लगइन प्रीफिक्स ऐड करेंगे, प्लगइन प्रीफिक्स रिसीव हार्टबीट, और इसी तरह इसका जो फंक्शन का नेम है यहाँ पे भी हम इसको अपडेट कर देंगे। और फिर ये जो डेटा सेंड कर रहा है इस फंक्शनैलिटी को हम रिमूव कर देंगे और अपनी फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि हमारी कस्टम रिक्वायरमेंट है। कस्टम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं उनका जो काउंट है वो हमने यहाँ से रिटर्न करवाना है। और उसको डेटा को रिटर्न करवाने से पहले हम सिंपली चेक कर लेंगे कि हमारी जो की है जो हमने फ्रंट एंड से सेंड की है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। तो हम सिंपली जो हमें ये डॉलर डेटा का अरे रिसीव हो रहा है, इस डॉलर डेटा के अरे के अंदर हम चेक करेंगे कि जो की हमने फ्रंट एंड से सेंड की है ये वाली, ठीक है, इसको ये एग्जिस्ट भी करती हो और इसकी वैल्यू जो है इट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। और एक चेक ये हो जाएगा और फिर दूसरा चेक हम ये लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट भी करती हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इफ़ इज सेट, ठीक है। इसको हम ये वैल्यू पास करें तो अब ये क्या करेगा कि ये हमें बता देगा कि इसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। या हम क्या कर सकते हैं कि अरे अंडरस्कोर की अंडरस्कोर एग्जिस्ट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। वो हम किस तरह से करते हैं, अरे ये हमें PHP फंक्शन प्रोवाइड करता है अरे की एग्जिस्ट, ठीक है। इसमें हम पहले वो बताते हैं कि किस की को आप चेक करना चाहते हैं, तो हम इस की को चेक करना चाहते हैं और किस अरे के अंदर चेक करना चाहते हैं, डॉलर डेटा के अरे के अंदर चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये हमें क्या करेगा कि ये हमें बता देगा कि ये वाली जो की है ये इस डेटा के अरे के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक कंडीशन हम ये चेक कर रहे हैं कि ये की जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करती है और दूसरी कंडीशन हम ये चेक कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो ये होनी चाहिए, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू ये हो तो फिर आपने क्या करना है कि रिस्पॉन्स के अंदर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती तो आप सिंपली जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है वही आप यहाँ से सेंड बैक कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने वो काउंट जो है वो गेट करना है टोटल पोस्ट वाला, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक फंक्शनैलिटी लिखी थी जिसमें हमने उसका काउंट गेट किया था। तो ये हमारा वो एज एक्स का हैंडलर फंक्शन था जिसके अंदर हमने जो टोटल हमारी बुक्स हैं उनका काउंट जो है वो गेट किया था। तो इसी कोड को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इसमें हम सिंपली ये कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स हम बता रहे हैं कि बुक की जो टोटल पोस्ट है वो हमने गेट करनी है, पोस्ट टाइप हमारी बुक आ जाएगी। पोस्ट पर पेज हमने इसको माइनस किया ताकि सारी हमें पोस्ट मिले, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 10 होती है, ठीक है। फिर हमने इसकी क्यूरी को आर्ग्यूमेंट्स का अरे पास किया तो इससे हमें इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा इसके अंदर, और इसके रिस्पॉन्स के अंदर हम पोस्ट अंडरस्कोर काउंट के पैरामीटर के जरिए जो टोटल हमें बुक्स का काउंट मिलेगा वो हमें रिसीव हो जाएगा और वो हमने इसको असाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इस जो काउंट जो टोटल हमें बुक्स का काउंट रिसीव हुआ है ये हमने सेंड करना है रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। तो डॉलर रिस्पॉन्स ये हमारा ये वाला अरे है, ठीक है। इसके अंदर हम एक की बनाएंगे, इसको हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेट्स से टोटल अंडरस्कोर बुक्स, ठीक है। और फिर इस की के बेस पे हम फ्रंट एंड पे इसको इसकी वैल्यू को गेट करेंगे और इसको वैल्यू हम असाइन कर देते हैं डॉलर टोटल अंडरस्कोर बुक्स। आप इसको डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं या आप इसको एस्केप करना चाहें जो कि सिक्योरिटी के हवाले से बेस्ट प्रैक्टिस है, तो इसको आप एस्केप अंडरस्कोर HTML के फंक्शन से पास कर लें, ठीक है। और ये जो टोटल हमारे बुक्स हैं ये हमने असाइन कर दी रिस्पॉन्स के अंदर, हमने इसको इसकी की के ज़रिए इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है। अब रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर हमें ये वैल्यू रिसीव हो जाएगी। अब ये तो हमारा जो बैक एंड का फिल्टर वाला फंक्शन है ये हमने ऐड कर लिया। अब तीसरा स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है जिसके अंदर हमने इस डेटा को गेट करना है। तो इसके लिए जो हमारा इवेंट है वो
हार्ट बीट डैश टिक का है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और उसी तरह public.js के अंदर जहाँ पे हमने सेंड वाला रजिस्टर किया था वहीं पे हम टिक वाला जो इवेंट है इसको भी रजिस्टर कर लेंगे। और इसकी जो फंक्शनैलिटी है इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें डेटा के अंदर वो वैल्यू रिसीव होगी और यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ डेटा ऑफ, ठीक है। तो अगर तो हमें इसकी वैल्यू को इसके अंदर एग्जिस्ट करती होगी तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, मीन्स कि वो वैल्यू रिटर्न होगी और हमारी इफ कंडीशन चलेगी। हम इसका नॉट वाला कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि अगर हमें डेटा इसके अंदर रिसीव नहीं होता तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे, नेक्स्ट फंक्शनैलिटी नहीं चलेगी। एल्स इट मीन्स कि हमें इसके अंदर डेटा रिसीव हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको कंसोल करवा लेते हैं, console.log, और जो डेटा हमें रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पे सिंपली आउटपुट करवा लेते हैं। या इसको कंसोल करवाने के बजाय हम क्या करते हैं कि जो हमारा शॉर्ट कोड के अंदर जो हमने रिस्पॉन्स के लिए के लिए हमने आईडी इसको असाइन की थी, इसको हम एक्सेस करेंगे और इसको वो वैल्यू असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसको आईडी के ज़रिए एक्सेस करेंगे, हैश जो हमारे रिस्पॉन्स के लिए जो हमने h2 का एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया था अपने शॉर्ट कोड के एंड पे, ठीक है। तो इसको हमने एक्सेस कर लिया इसकी आईडी के ज़रिए। फिर इसको हमने क्या करना है, वैल्यू असाइन करनी है। तो उसके लिए इसका हमने HTML ऐड करना है। तो HTML और इसकी वैल्यू हमने क्या असाइन करनी है, दी, इसको हम स्ट्रिंग ऐड करेंगे, दी टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर, फिर प्लस के साथ हम इसको कंकैटिनेट करते हैं स्ट्रिंग्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है टोटल नंबर ऑफ बुक्स वो इस वेरिएबल के अंदर अवेलेबल है, तो वो इसको हम ऐड कर देंगे। तो अब सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि अगर तो हमें इसके अंदर कोई डेटा रिसीव नहीं हुआ तो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, नेक्स्ट फंक्शनलिटी हमें नहीं चलेगी। और अगर हमें इसके अंदर डेटा रिसीव हुआ है तो हम सिंपली जो हमने h2 का एलिमेंट ऐड किया था शॉर्ट कोड के अंदर उसको हमने ये वाली स्ट्रिंग जो है ये असाइन कर दी, मीन्स के जो हमारा फ्रेश डेटा है वो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल। एक स्टेप जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन नहीं है लेकिन वो भी हमें ऐड करना होगा। वो ये है कि ये जो हार्ट बीट की एपीआई है ये वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है, लेकिन इसको आपने अपने जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसके साथ आपने इसको अटैच भी करना होता है ताकि आप इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकें। तो वो हम किस तरह से करते हैं कि जहाँ पे आपने public-core.php के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपने जब इस public.js की फाइल को जब आपने रजिस्टर किया है तो इससे पहले आपने हार्ट बीट एपीआई के स्क्रिप्ट को अलाउ करवाना है या रजिस्टर करवाना है। तो उसके लिए सिंपली हम wp-enqueue स्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम हार्ट बीट इसको सिंपली पास कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये वाला स्क्रिप्ट है जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है ये हमारे इस प्लगइन के अंदर रजिस्टर हो चुका है। अब इसको रजिस्टर करने के बाद आपने जो हमारी इस फाइल की जो डिपेंडेंसीज का अरे है, जिस तरह हमने jQuery को इसके अंदर अलाउ करवाया था इसी तरह हम इस स्क्रिप्ट को भी इसके अंदर अलाउ करवाएंगे, ठीक है। तो इसको अलाउ हमने क्यों करवाया, क्योंकि इसके अंदर जो हमने कोड लिखा हुआ है वो डिपेंड करता है हार्ट बीट एपीआई के ऊपर। इसको हम सेव कर लेंगे और अब हम इसको फ्रंट एंड पे टेस्ट करते हैं। तो इसको अगर हम इसकी आपने कैश को क्लियर करना है और फिर इसके बाद इसको आपने रिफ्रेश करना है। तो अब आपको यहाँ पे जो बुक्स का काउंट है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जब भी ये इवेंट जो है ये फायर होगा। तो एक चीज़ हम और कर लेते हैं कि ये जो इवेंट्स हैं इनके स्टार्ट में हम एक कंसोल करवा लेते हैं मैसेज को, console.log, और यहाँ पे हम कहते हैं दी सेंड इवेंट इज फायर्ड, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो इवेंट है ये फायर्ड हो चुका है। और इसी तरह ये जो हमारा रिसीव वाला है टिक वाला इवेंट इसके स्टार्ट में भी हम कंसोल मैसेज लगा देते हैं, console.log दी टिक इवेंट इज फायर्ड,
ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस। अब हम इस पेज को अगर रिफ्रेश करें तो अब यहाँ पे आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे कोई काउंट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो जैसे ही हमारा ये इवेंट फायर होगा, ये 15 से 120 सेकंड्स के दरमियान ये इवेंट फायर होगा, तो हमें कंसोल के अंदर उसके मैसेजेस भी डिस्प्ले हो जाएंगे और ये जो यहाँ पे काउंट है ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। जबकि एजैक्स के केस में हमें इस बटन पे क्लिक करना होता था, तब हमें जाकर रिस्पॉन्स रिसीव होता था। जबकि हार्ट बीट एपीआई के अंदर ये रिस्पॉन्स जो है ये हमें ऑटोमेटिकली रिसीव होता है जैसे ही हमारा इवेंट जो है ये फायर होता है। तो अब हम वेट करेंगे इसका। तो अब आप देखें हमारा जो सेंड का इवेंट है ये फायर हुआ है, फिर पिक का इवेंट फायर हुआ है और इसने जो हमारा काउंट है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का वो डिस्प्ले करवा दिया है हमारे मैसेज के साथ, टोटल नंबर ऑफ बुक्स और 3। ठीक है, और अब हम अगर इस पेज को एज इट इज़ रहने दें, हम इस पर कोई चेंज नहीं करते, इसको हम रिफ्रेश भी नहीं करेंगे, हम सिंपली बैकएंड पे जाते हैं और एक नई बुक ऐड करते हैं। ठीक है, न्यू बुक टेक्स्ट, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब जो हमारे टोटल बुक्स हैं वो 4 हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब इस डेटा को ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए, हमने इसको रिफ्रेश भी नहीं किया। ठीक है, और ये अब जब नेक्स्ट टाइम ये इवेंट फायर होगा तो ये जो काउंट है ये हमें अपडेट हुआ हुआ मिलेगा और जो हमारा फ्रेश डेटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। तो अब आप देखें हमारा नेक्स्ट टाइम जब इवेंट फायर हुआ है तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं ये इसने अपडेट कर दिए हैं कि तो इस टाइम पे अब हमारे पास टोटल जो बुक्स हैं वो 4 हैं। तो इस तरह से आप हार्ट बीट एपीआई को इस्तेमाल करते हैं। सिंपल ये है कि जब भी आप रियल टाइम के अंदर डेटा को फैच करना चाहें कि कोई किसी एक्शन पे डिपेंडेंट ना हो, कि ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रेश डेटा है वो कुछ ड्यूरेशन के बाद 15 से 120 सेकंड्स के दरमियान वो अपने डेटा को दोबारा से गेट करे और जो फ्रेश डेटा है वो आपको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो, तो उन केसेस के अंदर आप हार्ट बीट एपीआई को इस्तेमाल करते हैं। और इसका एजैक्स की फंक्शनैलिटी के साथ डिफरेंस क्या है कि एजैक्स की फंक्शनैलिटी के अंदर जैसा कि हम यहाँ पे अगर देखें तो आपको इस गेट टोटल बुक्स के बटन पे क्लिक करना होता है और फिर आपको वो टोटल जो बुक्स का काउंट है वो रिसीव होता है। ठीक है, लेकिन हार्ट बीट एपीआई के अंदर क्या होता है कि आपको कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली आपको जो फ्रेश डेटा है वो यहाँ पे रिसीव होता रहता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है।